तो अब हम लोग और भी नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं अर्हेनियस इक्वेशन में। तो हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन क्या था? हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन का एक एक पार्ट को हमें बड़ा डिटेल से समझना है, तो एक एक चीज को समझिए यहां पर। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, किस कंडीशन पर, ऐसा कौन सा कंडीशन हो कि k और a का वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम लोगों से क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि किस कंडीशन पर रेट कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है जब ये वाला पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट 1 के बराबर हो। और ये बताइए एक्सपोनेंशियल पार्ट 1 के बराबर कब हो सकता है? जब EA अपॉन RT कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर ये वाला टर्म, ये टर्म 0 के बराबर, तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 0 कब हो सकता है? तो अब इस पर फोकस कीजिए। ये 0 दो कंडीशन पर हो सकता है, या तो टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, 0 हो। तो अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 या टेम्परेचर बहुत ही लार्ज कर दे, उसी को इनफाइनाइट कर रहे हैं, तब ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट 1 के बराबर आ जाएगा। तब k और a का वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। इफ एक्टिवेशन एनर्जी टेंस टू 0 और टेम्परेचर टेंस टू इनफाइनाइट, देन अगर ऐसा हो तब हम लोग का k किधर की ओर अप्रोच कर जाएगा, a की ओर अप्रोच कर जाएगा। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्हेनियस इक्वेशन पर। हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन ये है k इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब दोनों साइड लॉग लीजिए, बेस ई का रखा जाए तो दोनों साइड लॉग ले, बेस ई का रखे तो क्या आएगा हम लोग का, ln k इक्वल टू ln a। और यहां पर हम लोग बेस ई का रखेंगे, लॉग लेंगे, बेस ई का रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसी को रीअरेंज कर कर हम लोग लिख रहे हैं, माइनस ई ए बाई आर टी को पहले लिख दे रहे हैं और ln a को क्या लिख दे रहे हैं, लास्ट में लिख दे रहे हैं। तो माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस क्या हो गया हम लोग का, ln a हो गया। चलिए ये बेस ई का है, अगर हम लोग बेस ई से इसको 10 में चेंज कर दें तो 10 में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.303 लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस इसको भी बेस ई से 10 में बदल दीजिए तो 2.303 क्या हो जाएगा, लॉग ए। दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दिया जाए तो लॉग के इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। तो ध्यान में रखा जाए ये दो इक्वेशन मिले, इसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन सेकेंड, और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसे हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन थर्ड। चलिए पहले आप लोग इतना उतारिए पूरा। अब हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है ln के वर्सेस 1/t। तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ग्राफ प्लॉट करने का दो स्टेप, पहला स्टेप ln के और 1/t के बीच में रिलेशनशिप पता करेंगे। ये रिलेशनशिप हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये रिलेशनशिप हम लोग का दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है, तो y एक्सिस पर ln के रखा गया है तो ln के बराबर y पुट कर देंगे। x एक्सिस पर 1/t रखा गया है तो 1/t बराबर क्या पुट करेंगे, x। तो पुट कीजिए, ये ln के y एक्सिस पर रखा गया है, इसको हम लोग क्या रखेंगे, y। तो ln के इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का y। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए अपॉन आर,
इंटू 1/t, तो 1/t तो x एक्सिस पर रखा गया है, तो 1/t x एक्सिस पर रखा गया है, तो ये क्या रखेंगे हम लोग, x रख देंगे, ये हम लोग का हो गया x। प्लस क्या है हम लोग का, तो ln है। अब इस इक्वेशन पर ध्यान दिया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितने के बराबर है, तो स्लोप हम लोग का -EA/r के बराबर है, और इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, तो इंटरसेप्ट हम लोग का ln a के बराबर है, तो हम लोग का इंटरसेप्ट ln a के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, स्लोप हम लोग का -EA/r, स्लोप निगेटिव, स्लोप हम लोग का क्या है, निगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट ln a, ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दें, ये O है, ये C है, तो O से C का डिस्टेंस ये ln a के बराबर है। ये एंगल हम लोग का बोला जाए थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितने के बराबर, तो -EA/r के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है, इसको बिल्कुल समझना है कि ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दूसरे ग्राफ पर चलते हैं, दूसरे ग्राफ पर चला जाए। सेकेंड ग्राफ हम लोग का क्या लिया जा रहा है, y एक्सिस पर हम लोग का log k लिया जा रहा है, और x एक्सिस पर क्या लिया गया हम लोग का 1/t लिया जा रहा है। ग्राफ प्लॉट करने का दो स्टेप्स, पहला स्टेप y और x एक्सिस पर जो लिया गया उनके बीच में रिलेशनशिप पता करना है। रिलेशनशिप नीचे ही लिखा गया है, log k, y एक्सिस पर log k बराबर क्या रख देंगे, y रख देंगे, और यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ये 1/t कर दीजिए, तो 1/t बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1/t बराबर, इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, ये क्या पुट हो जाएगा, y पुट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा हम लोग का, y इक्वल टू -EA/2.303r, 1/t बराबर क्या रख देंगे, x प्लस log a। तो उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, y इक्वल टू -EA/2.303r, 1/t था, 1/t बराबर क्या हो गया, x प्लस log a। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितने के बराबर, तो -EA/2.303, ये हो गया स्लोप। और इंटरसेप्ट पूछा जाए तो इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, तो इस लाइन का इंटरसेप्ट है log a के बराबर। अब ग्राफ को प्लॉट किया जाए, भाई स्लोप तो निगेटिव है हम लोग का, तो ये ग्राफ हो गया, ये O से C, ये OC हो गया इंटरसेप्ट जो कि log a के बराबर है। ये एंगल बोला जाए हम लोग का थीटा, तो इस बार ध्यान दे, tan थीटा कितने के बराबर, तो -EA/2.303r के बराबर है। चलिए आप लोग दोनों ग्राफ को उतार लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन की और भी डिटेल पर हम लोग चले धीरे धीरे कर। तो हम लोग का log लेने के बाद एक्सप्रेशन ये आया था, log k इक्वल टू -EA/2.303 RT प्लस log a, यही हम लोग का इक्वेशन था। अब हम लोग इसी इक्वेशन के डिटेल पर आ रहे हैं। बोला जाए कि एट T इक्वल टू T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 के बराबर है। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नए टेम्परेचर पर एट T इक्वल टू T2 टेम्परेचर पर नया रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2 हो गया। ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर A और एक्टिवेशन एनर्जी EA, A और EA ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन शुरू में ही बताया गया है कि हम लोग को अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय A और EA को क्या मानना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हम लोग यहाँ जो भी डिराइवेशन कर रहे हैं उसमें ये एज्यूम कर चल रहे हैं
ए और ई क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नया फॉर्मूला जो भी डिराइव कर कर लाया जा रहा है उसमें एक अजम्पशन है। अजम्पशंस क्या है, तो T1 से T2 के टेम्परेचर रेंज में ए और ई ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2। यहाँ पर डाटा को पुट कीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर T2 रखेंगे तो रेट कांस्टेंट K2 रखेंगे, टेम्परेचर T1 रखेंगे तो रेट कांस्टेंट K1 रखेंगे। तो डाटा को पुट कीजिए। log K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस क्या हो जाएगा, log A। फिर log K1 कितने के बराबर, तो log K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A। तो ये log K1 हुआ, ये log K2 हुआ, ये log K1 हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस किया जाए, log K2 माइनस log K1। तो ये बताइए डिफरेंस लेंगे तो कैसे लिखे इसको, log K2 माइनस log K1, इसको ऐसे लिख सकते हैं log K2 डिवाइडेड बाई log K1। राइट हैंड साइड में डिफरेंस लीजिए, log K2 माइनस log K1 था तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस log K1 करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये T1 वाला प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व कीजिए, EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में चलें तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बॉक्स में घेर रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला को बिल्कुल कंठस्थ करना है। इस फार्मूला में एक अजम्पशंस है, क्या अजम्पशंस था, तो इस फार्मूला को डिराइव करते समय हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ए और ई ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अजम्पशंस लिखा जाए, एज्यूमिंग ए एंड ई आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो T1 से T2 के रेंज में ए और ई को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एज्यूम कर रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट, पहले आप लोग इतना पूरा उतार लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना था, 0.693 अपॉन के, और nth ऑर्डर के लिए n1 के बराबर नहीं है, ये n1 के बराबर नहीं। तो nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और ये nth ऑर्डर के लिए है। तो ये दोनों फॉर्मूला को देखें तो सबका हाफ लाइफ यहाँ पर आ गया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब गौर किया जाए, फर्स्ट ऑर्डर में चले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ही nth ऑर्डर में भी चेक कीजिए, हाफ लाइफ और ये रेट कांस्टेंट के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी भी ऑर्डर की बात करें तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो एट T इक्वल टू T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 एंड T1 टेम्परेचर पर हाफ लाइफ T12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से बोला जाए, टेम्परेचर को चेंज किए, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 एंड हाफ लाइफ कितना हो गया हम लोग का, T12। बिल्कुल क्लियर है, समझिए चीजों को। रेट कांस्टेंट K का वैल्यू बदलेगा तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो T1 टेम्परेचर पर हाफ लाइफ T12 है, T2 टेम्परेचर पर हाफ लाइफ T12 है। अब इस पर ध्यान दें, हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये बताइए K2/K1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेट कांस्टेंट ऊपर में उसका हाफ लाइफ नीचे में चला जाएगा, और ये K1 रेट कांस्टेंट नीचे में, तो इसका हाफ लाइफ ऊपर में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो T12 ऊपर में चला जाएगा और T12 कहाँ आ जाएगा हम लोग का? नीचे में आ जाएगा। तो देयरफॉर इस इक्वेशन का यूज कीजिए, तो log K2/K1, तो ये क्या कर दे हम लोग? T12 ऊपर में डिवाइडेड बाई T12 क्या हो गया हम लोग का? 2 हो गया। T12 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये भी फॉर्मूला हम लोग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग सीक्वेंस में उतार लीजिए, सीक्वेंस में यहाँ पर उतार लीजिए, टाइम दिया जाएगा उतारने का। यहाँ से ऐसे उतारना है, फिर इसके बाद यहाँ से उतार लेना है। अब हम लोग अरहेनियस इक्वेशन के और भी डिटेल पर आते हैं। तो हम लोग का अरहेनियस इक्वेशन क्या है? K = A इंटू e⁻−EA/RT। अब हम लोग इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को डिटेल से समझेंगे। अरहेनियस इक्वेशन में ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से समझें। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है e⁻−EA/RT, इसे हम लोग बर्थेलॉट फैक्टर भी कहते हैं, बर्थेलॉट फैक्टर। तो एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम लोग बर्थेलॉट फैक्टर कहते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करता है इसको समझिए। ये एक्सपोनेंशियल पार्ट हम लोग का रिप्रेजेंट क्या करता है? तो e⁻−EA/RT इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़ा ध्यान से समझना है, fraction of molecules having energy greater than equal to E threshold। तो ध्यान से समझिए इसको। ये वैसे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को बतला रहा है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये क्या बतला रहा है? तो वैसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उनसे ज़्यादा है। तो इसको समझिए कुछ न्यूमेरिकल डाटा से समझिए। जैसे इस कंटेनर में रिएक्टेंट का सैंपल ले लिया गया और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बता दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। टोटल इतने मॉलिक्यूल्स है। टोटल इतने मॉलिक्यूल्स में से वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा है वैसे मात्र 10⁵ मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक डाटा से समझिए, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा है? तो 10⁵ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो ये 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻23, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। भाई ये इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा। फ्रैक्शन कितने के रेस्पेक्ट में निकालते हैं? 1 के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में से 10⁵ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उनसे ज़्यादा। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने की होगी? तो 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻23। तो 1 मॉलिक्यूल में 1 में इतना। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग? तो न्यूमरेटर में रखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स, या वैसे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में कहलाते हैं। तो हम लोग इसको, इस टर्म को ऐसे ही बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट।
भाई कौन से मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में हैं, तो वही मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो वो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में है तो उनको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट। तो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो e की पावर माइनस EA/RT दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है उनका फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट इसी को हम लोग एक तीसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बताइए इफेक्टिव कोल्यूजन किसे बोला जाएगा, इफेक्टिव कोल्यूजन वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोल्यूजन तो उसी को बोलेंगे ना कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर कर प्रोडक्ट में क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ ही नहीं तो उसको इफेक्टिव कोल्यूजन नहीं बोलेंगे। तो ये बताइए इफेक्टिव कोल्यूजन इफेक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस टर्म को हम लोग तीसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, भाई वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर उससे ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कोल्यूजन कैसा होगा, इफेक्टिव कोल्यूजन होगा। तो इस टर्म को ऐसे ही बोला जा सकता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। तो हम लोग फिर से इसको लिखते हैं e की पावर माइनस EA/RT इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ कोल्यूजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ कोल्यूजन। अब ध्यान दें यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को तीन तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर उससे ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेट में होते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं तो उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट। अब जो मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो गए हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो वो कोलाइड करेंगे, वही कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो इसको हम लोग तीसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो बच्चों ये हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन का कंप्लीट डिटेल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज का क्लास यहीं तक का हम लोग का है। तो इस क्लास को ख़त्म करने से पहले जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर रहेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो एक सजेशन ये है कि जब आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा तो नेक्स्ट वीडियो को तभी देखिए जब अर्हेनियस इक्वेशन का एक एक पॉइंट आपने अपने माइंड में क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। अपने माइंड में एक एक फॉर्मूला को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल फिट कर लिया है। तो पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।